कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। Hi, my Candid Aman family. Are you ready for the 13th episode of When Love Last? चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं आज एपिसोड में क्या हो रहा है। यशस्वी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसके कदम तेजी से कॉरिडोर में बढ़ रहे थे। इस वक्त अगर उसे किसी से मिलने की जल्दी थी तो वो सिर्फ अपने भाई पार्थ से थी। उसके मन में रात के वाक्यों का बोझ था, वेदांश की तीसरी शर्त का डर, पर पार्थ को देखने की तड़प सबसे ज्यादा थी। अगर मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे कुछ बात करूं तो चलेगा? ठीक है। मैं ना एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं कि हमारी कहानी सुनने के लिए ना बहुत सारे लोग आते हैं और आते हैं, कहानी सुनते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बस आते हैं, कहानी सुनते और चले जाते हैं। दिस इज रॉन्ग यार। अगर आपको कहानी इतनी पसंद आ रही है, आपको कहानी में वो दम लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। प्लीज़ इस कहानी को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ इस कहानी के बारे में बताओ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट और मोटिवेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वादा? पक्का वादा? ठीक है, फिर बढ़ते हैं कहानी में आगे। उसने देखा तो अंदर कॉरिडोर में उसकी दोस्त राधिका बैठी थी। राधिका का चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक राहत भी थी। जैसे ही उसने सामने से यशस्वी को आते हुए देखा, वो दौड़कर उसके पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। यशु, तू आ गई? राधिका ने खुशी से कहा। उसकी आवाज में भावुकता थी। पार्थ को होश आ चुका है यार, वो तुझे बुला रहा है। मैंने तुझे मैसेज भी किया था लेकिन शायद तूने पढ़ा नहीं। इस दौरान राधिका ने यशस्वी के चेहरे पर आई परेशानी को भांप लिया था। यशस्वी का चेहरा कुछ बुझा हुआ था, उसकी आंखों में रात का डर अभी भी दिख रहा था। राधिका ने यशस्वी के हाथ को कसकर पकड़ा। कहीं उसने कल रात तेरे साथ? राधिका ने इतना ही कहा था जब यशस्वी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, वेदांश ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो, लेकिन मुझे उनकी तीसरी शर्त के बारे में पता चल चुका है। राधिका की आंखों में तुरंत जिज्ञासा भर आई। तो क्या है वो बात, बताना? उसने बेसब्री से पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। यशस्वी ने राधिका का हाथ नहीं थामा। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसे बताना होगा तो उसने हाथ को कस कर थाम लिया और कहा, पहले मैं पार्थ से मिलकर आती हूँ, उसके बाद आराम से तुझे सब बताऊंगी। उसने एक गहरी सांस ली। मैं बात नहीं कर सकती जब तक मैं पार्थ से ना मिल लूँ। उसकी आवाज में भाई के लिए प्यार और चिंता साफ झलक रही थी। राधिका ने ओके कहा और यशस्वी अब अपने भाई पार्थ के वार्ड की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इधर वेदांश के घर पर वेदांश की माँ गायत्री आहूजा अपने रूम में मौजूद थी। वो व्हीलचेयर पर बैठी थी और उनकी केयरटेकर उनके बालों में कॉम्ब कर रही थी। केयरटेकर ने उनसे कहा, उसकी आवाज में एक खास टोन थी, मैडम, आप तो चाहती थी कि वेदांश सर की शादी उनके स्टेटस की लड़की से हो, लेकिन फिर आप यशस्वी मैडम के लिए? उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी जो शायद उसे परेशान कर रही थी। वेदांश की मॉम ने जवाब दिया, मुझे बस किसी तरह वेदांश को उस कृतिका से शादी करने से रोकना था। उनके चेहरे पर एक कठोरता थी, उनकी आवाज में एक गहरी नफरत थी जो कृतिका के लिए उनकी भावनाओं को दर्शा रही थी। ये सुनकर केयरटेकर भी हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वेदांश की मॉम के मन में इतना सब कुछ चल रहा है। यशस्वी अब अपने भाई पार्थ के वार्ड में दाखिल हुई। वार्ड में सिर्फ पार्थ था और इस वक्त वो होश में था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, पर उसकी आंखें अभी भी कमजोर लग रही थी। उसने जैसे ही अपनी बहन यशस्वी को देखा, उसने फौरन अपनी बहन को आवाज दी। उसकी आवाज में खुशी थी। यशु दी, आप आ गई? पार्थ ने अपनी बहन की तरफ हाथ बढ़ाया। आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। यशस्वी ने तुरंत पार्थ के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं कहीं नहीं गई थी पार्थ, मैं यहीं थी। उसकी आंखों में प्यार और राहत थी, लेकिन तभी पार्थ की नज़र यशस्वी की मांग में सजे सिंदूर पर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने यशस्वी की बात सुने बिना अगला सवाल दाग दिया। उसने हैरानी से कहा, यशु दी, आपने शादी कर ली? यशस्वी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे नहीं पता था कि पार्थ को ये बात कैसे बताई जाए।
उसने एक गहरी सांस ली और पार्थ के माथे को प्यार से चूमते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे शेर, मैंने शादी कर ली है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था और पार्थ के लिए खूब सारा प्यार। पार्थ ने हैरानी से अपनी बहन को देखा। लेकिन किससे शादी कर लिया आपने? मैंने तो आपको किसी के बारे में बात तक करते हुए नहीं सुना था। यशस्वी ने पार्थ के सर पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। फिलहाल तो तू आराम कर, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत है। उसने मुस्कुराते हुए पार्थ को प्यार से चुप रहने को कहा। मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी जब तू थोड़ा ठीक हो जाएगा। पार्थ ने अपनी बहन की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक सवाल था। क्या आपने ये सब मेरे लिए किया दीदी? उसकी आवाज़ में एक मासूम सा डर था, जैसे उसे पता हो कि उसकी बीमारी की वजह से उसकी बहन ने कुछ बड़ा बलिदान दिया है। यशस्वी ने पार्थ के माथे को चूमते हुए उसे जवाब दिया। उसकी आवाज़ में प्यार था। नहीं मेरे लिटिल ब्रो, ये मैंने हमारे लिए किया है, हम दोनों के लिए। उसने पार्थ का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए, उसने मन में कहा। यशस्वी ने पार्थ के सर पर हाथ फिर से प्यार से फेरा और उसके वार्ड से बाहर आ गई ताकि उसे रेस्ट करने का मौका मिल सके। बाहर राधिका उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने यशस्वी को देखते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ा। कैसा है पार्थ? राधिका ने पूछा। ठीक है, यशस्वी ने जवाब दिया। राधिका ने एक गहरी सांस ली। थैंक गॉड। उसने कैसे रिएक्ट किया तुझे इस हालत में देखकर? यशस्वी ने राधिका से कहा। वैसे ही जैसे उसे करना चाहिए था, लेकिन मैं फिलहाल उसे कुछ नहीं बता कर आई। राधिका ने यशस्वी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल था। सही किया तूने। तो अब ये बता, तेरी तीसरी शर्त वो क्या थी? मैं इतनी देर से वही सोच रही हूँ। यशस्वी ने राधिका से कहा। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। राधिका ने यशस्वी का हाथ कसकर पकड़ा। मैं क्यों नहीं होती? और फिलहाल ये सेंटी बातें मत कर, चल मेरे साथ कैंटीन में और मुझे बता उस खड़ूस की तीसरी शर्त क्या है। राधिका ने यशस्वी का हाथ थामे उसे कैंटीन की तरफ लेकर जाना सही समझा। कैंटीन में जाकर उन्होंने एक कोने की टेबल पकड़ी जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी आ चुकी थी और अब यशस्वी और राधिका दोनों टेबल के दोनों तरफ बैठे थे। यशस्वी ने कॉफ़ी का कप उठाया, एक सिप लिया और फिर राधिका की आंखों में देखा। उसका चेहरा गंभीर था। यशस्वी ने राधिका को बताया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे खुद भी इस बात पर यकीन ना हो रहा हो। वेदांश की तीसरी शर्त है कि मैं कभी उनके बच्चे को जन्म ही ना दूं। राधिका के हाथ से कॉफी का कप लगभग छूटने ही लगा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उसने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में अविश्वास और गुस्सा था। ये क्या बोल रही है तू? ये कैसे हो सकता है? यशस्वी ने राधिका से कहा। उसकी आवाज में बेबसी थी। मुझे खुद समझ में नहीं आया इस शर्त का क्या मतलब है। उसने कहा कि वो बच्चा नहीं चाहता और मॉम इस बात के लिए प्रेशर करेंगी तो मुझे उन्हें समझाना होगा। राधिका ने यशस्वी के हाथ को पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। देखा जाए तो ये तेरे लिए इंसल्ट है। तू कैसे अपना माँ बनने का अधिकार छोड़ सकती है यार? उसकी आवाज में आक्रोश था। और जिस तरह से वो बात कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर तुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बांध कर रखने वाला है क्या? आखिर चाहते क्या है मिस्टर आहूजा? यशस्वी ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में से आंसू छलक आए। मुझे नहीं पता राधिका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस डर गई हूं। राधिका ने यशस्वी को कसकर गले लगा लिया। तू चिंता मत कर यशु, हम इसका भी मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। ये गलत है, पर तू अपना मां बनने का अधिकार नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज में दिलासा था, पर उसके मन में वेदांश के लिए गुस्सा भर चुका था। 2 दिन, एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए 2 दिन। ये 48 घंटे यशस्वी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। एक तरफ उसके भाई पार्थ की सेहत में सुधार की खुशी, तो दूसरी तरफ वेदांश आहूजा की तीसरी शर्त और सबसे अजीब शर्त का बोझ उसके दिल पर था। इन 2 दिनों में वेदांश और उसके बीच कोई राब्ता नहीं हुआ। यशस्वी को पता था कि वो अपने किसी शूट के सिलसिले में देश से बाहर है, लेकिन सच तो ये था कि उसे वेदांश के होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में उसे एक अजीब सा सुकून ही महसूस हो रहा था, जैसे वो अपनी सांसें अपनी मर्जी से ले रही हो। उसका पूरा फोकस इस वक्त अपने भाई पार्थ पर था। वो हॉस्पिटल के उस प्राइवेट रूम में अपने भाई के पास बैठी थी। उसके चेहरे को देखकर जो उसको कहीं ज़्यादा सुकून दे रहा था, स्वस्थ लग रहा था, वो काफ़ी खुश थी। पार्थ की रिकवरी तेज़ी से हो रही थी और आज वो दिन आ गया था जिसका यशस्वी को बेसब्री से इंतजार था। आज पार्थ का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था।
डॉक्टर ने आकर फाइनल रिपोर्ट्स यशस्वी के हाथ में थमाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस आहूजा, आपके भाई अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी करके आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। यशस्वी के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर के जाते ही वो मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक गहरी चिंता ने ले ली। घर पर कौन सा घर? उसने मन में सोचा। अपने घर में वो पार्थ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। वो कहाँ जाएगी पार्थ को लेकर? वेदांश का वो आलीशान विला जो अब कानूनी तौर पर उसका भी घर है, क्या वो पार्थ को वहां लेकर जा सकती है? क्या वेदांश इस बात के लिए मानेगा? इन सवालों ने उसे घेर लिया था। पार्थ ने, जो अब उठकर बैठ चुका था, अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखी। उसने कमजोर आवाज में कहा, दी सब ठीक है ना? आप परेशान क्यों लग रही हैं? यशस्वी ने तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई। नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी? तू ठीक हो गया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? उसने पार्थ के बालों को प्यार से सहलाया। पार्थ का ये सवाल सीधा और मासूम था। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? पर यशस्वी के दिल में तीर की तरह वो चुभने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे वेदांश से बात करनी ही पड़ेगी। ये सोचते ही उसके दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। उस आदमी से कुछ भी मांगना जिसकी शर्तों पर वो अपनी जिंदगी जी रही है, उसे जहर पीने जैसा लग रहा था। पर पार्थ के लिए उसे एक करना ही था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से स्क्रॉल किया और मिस्टर आहूजा नाम पर जाकर उसकी उंगली रुक गई। घंटी जा रही थी और हर घंटी उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से एक अनजान और प्रोफेशनल सी आवाज आई। यह वेदांश नहीं, उसका असिस्टेंट शेखर था। यशस्वी का दिल बैठ गया। मैं यशस्वी बोल रही हूँ। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। मुझे मिस्टर आहूजा से बात करनी है। शेखर ने जवाब दिया, सॉरी मैम, सर अभी एक शूट में बिजी है, वो किसी से बात नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी मैसेज हो तो आप मुझे प्लीज़ बता सकती हैं। सर जैसे ही फ्री होंगे मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। शेखर की आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म था। यशस्वी के गले में जैसे एक शब्द अटक गया हो। वो क्या कहती? क्या वो एक असिस्टेंट को बताती कि उसे अपने भाई को रखने के लिए उसके बॉस के घर में एक कोने की ज़रूरत है? नहीं, उसका आत्मसम्मान उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। उसने बस इतना कहा और फोन काट दिया। एक गहरी मायूसी ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो अब क्या करेगी? डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। राधिका भी कुछ देर में पहुंचने वाली थी। वो पार्थ को लेकर कहाँ जाएंगे? वेदांश ने पार्थ के इलाज के सारे बिल तो चुका दिए, लेकिन उसके अपने खर्चे के लिए उसने एक पैसा भी नहीं लिया था। वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी, हताश और अकेली, जब एक सदा हुआ सा विनम्र स्वर उसके कानों में पड़ा। यशस्वी मैम। यशस्वी ने चौंक कर नजरें उठाई। उसके सामने एक साफ सुथरे सूट में एक अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। यशस्वी उसे पहचान नहीं पाई। जी। उस आदमी ने उससे कहा, मैडम मुझे वेदांश सर ने भेजा है। और उसके ये शब्द यशस्वी के लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपको और आपके भाई दोनों को हॉस्पिटल से घर लेकर जाना है। गाड़ी बाहर आपका इंतजार कर रही है, प्लीज चलिए। यशस्वी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो बस उस आदमी को देखती रही। उसकी आंखों में अविश्वास था। कैसे? मैंने तो उनसे बात भी नहीं की, शेखर को कुछ बताया भी नहीं, तो फिर इन्हें कैसे पता चल गया? ये आदमी उसकी सोच भी पढ़ लेता है क्या? उसे कैसे पता चल जाता है कि उसे किस चीज की जरूरत है? एक पल के लिए उसे वेदांश पर भयानक गुस्सा आया, उसकी इस आदत पर कि वो हर चीज को दूर से ही कंट्रोल करता है जैसे वो कोई कठपुतली हो। लेकिन अगले ही पल गुस्से की जगह एक अजीब सी अनचाही राहत ने भी ले ली। उसने दिल से वेदांश का शुक्रिया अदा किया। कम से कम उसे अपने भाई को लेकर दर दर भटकना तो नहीं पड़ेगा। इस वक्त तक राधिका भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने यशस्वी को उस अजनबी शख्स से बात करते देखा तो हैरानी से पूछा, यशु, ये कौन है? यशस्वी ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, वेदांश ने भेजा इन्हें हमें लेने के लिए। राधिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। यशस्वी ने पार्थ को सहारा दिया और उसे व्हीलचेयर पर बैठाया। वो उस आदमी के पीछे पीछे हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होती हुई बाहर की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसे लगा जैसे वो एक नई अनजानी दुनिया में जा रही हो। हॉस्पिटल के बाहर एक चमचमाती हुई ब्लैक मर्सिडीज कार खड़ी थी। शोफर ने दौड़कर दरवाजा खोला। राधिका ने यशस्वी के कान में फुसफुसाया, यार ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। यशस्वी बस एक फीकी मुस्कान दे पाई। वो लोग कार में बैठ चुके थे
राधिका भी उनके साथ ही जा रही थी ये देखने के लिए कि यशस्वी का नया घर कैसा है। रास्ते भर राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें शहर की सड़कों से ज्यादा यशस्वी के चेहरे पर थी, जो खिड़की से बाहर तो देख रही थी पर उसका मन कहीं और ही था। पार्थ भी चुपचाप बाहर की आलीशान इमारतों को देख रहा था। और फिर वो पल आया। कार ने एक पॉश इलाके में टर्न लिया और कुछ देर बाद वो उन विशाल गेट्स के सामने आकर रुकी जिन्हें यशस्वी अब पहचानने लगी थी। आहूजा विला। जैसे ही वो आलीशान महल जैसे विला के परिसर में दाखिल हुए, राधिका के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बस उस संगमरमरी इमारत, करीने से कटे हुए लॉन और दूर पोर्च में खड़ी महंगी गाड़ियों को देखती ही रह गई। ओह माय गॉड यशु, ये घर है या ताजमहल है या कोई मॉडर्न वर्जन है? क्या है ये? यही कुछ हाल पार्थ का था। वो अपनी कमजोरी भूलकर हैरानी से उस जगह को देख रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी बहन से पूछा। उसकी आवाज में बच्चों जैसी मासूमियत और हैरत थी। दी, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? यशस्वी ने अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में ममता थी। उसने मजबूती से कहा, हाँ, जब तक तू पूरी तरह से ठीक होकर अपने हॉस्पिटल वापस जाने लायक नहीं होता तो मेरे साथ ही रहेगा। यशस्वी पार्थ को सहारा देकर अंदर लाई। घर के अंदर की शांति और शानो शौकत ने एक बार फिर से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। यशस्वी को पता था कि वेदांश की माँ इस वक्त घर पर नहीं है। वो अपने किसी सोशल कमिटमेंट के लिए शहर से बाहर गई हैं। उसे इस बात की राहत थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो उनके सवालों का क्या जवाब देगी। वो पार्थ को लेकर सीधे गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। गेस्ट रूम खुद किसी 5 स्टार होटल के स्वीट से कम नहीं था। किंग साइज बेड, अटैच्ड लग्जरी बाथरूम, एक छोटी सी बालकनी, सब कुछ परफेक्ट था। यशस्वी ने पार्थ को बेड पर लेटने के लिए कहा, तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। उसने पार्थ को आराम करने को कहा और राधिका को अपने साथ लिए वो अपने कमरे की तरफ आ चुकी थी। जैसे ही यशस्वी ने अपने और वेदांश के रूम का दरवाजा खोला, राधिका एक बार फिर से शौक में चली गई। कमरे में आलीशान सजावट थी, गहरा वुडन फर्नीचर, साटन के पर्दे और विशाल किंग साइज बेड। सब कुछ किसी सपने जैसा था। राधिका के मुंह से निकला, बाप रे यशु, मेरा तो पूरा घर ही इतना बड़ा है जितना ये अकेला रूम है। मैं तो उसमें कहीं खो ही जाऊंगी यार। यशस्वी बस मुस्कुरा दी। उसने राधिका को सोफे पर बैठने का इशारा किया। राधिका ने यशस्वी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। देख यशु, तू फिक्र मत कर। मुझे पता है ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये वेदांश आहूजा इतना बुरा आदमी है जितना वो साउंड करता है। मतलब देखना, बिना तेरे कहे उसने तेरे भाई के लिए सब कुछ अरेंज किया। वो तेरी केयर करता है यार। यशस्वी ने एक लंबा कहा, जो ना तो हाँ थी और ना ही ना थी। वो खुद इस पहेली में उलझी हुई थी। वेदांश का बिहेवियर उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो एक पल के लिए जालिम लगता था तो दूसरे पल खामोश रखवाला। दोनों दोस्त इसी खामोशी में बैठी थी जब अचानक कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यशस्वी और राधिका दोनों ही बुरी तरह से चौंक गई। यशस्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? वेदांश तो इंडिया से बाहर है। क्या वो वापस आ गया है या ये फिर वही कोई अनजान शख्स है जो उस रात कमरे में आया था? डर की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने घबराकर राधिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था और हैरानी थी। कौन है जिसने डोर पर नॉक किया है? कौन था वो शख्स जिसने यशस्वी को उस रात अपनी गिरफ्त में ले लिया था? क्या वेदांश की मॉम को होगा ऑब्जेक्शन यशस्वी के भाई के उनके घर रहने का? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।